This is Aisha Aslam. Today in this video we will be discussing the nasopharyngeal fibroma. It is also called as the juvenile nasopharyngeal angiofibroma. So basically we'll see what does the word itself suggests. Angiofibroma suggests that it will consist of whatever the thing is, it will consist of blood vessels from angio and fibrous tissue from the word fibroma. Okay, so this is a tumor of the nasopharynx which consists of blood vessels and the fibrous tissue. It itself is a rare tumor, but it is the commonest of all the benign tumors that occur in the nasopharynx. Discussing the etiology or the cause, it basically occurs in adolescent males during the second decade of life. We'll discuss this in the pathogenesis of the tumor, that why are adolescent males concerned with it. So the reason is that this tumor is testosterone dependent. That is, during the embryonic life, when the embryo is being formed, a small amount of fibrous and vascular tissue is accumulated and is left behind in the nasopharynx. So when the male, that is usually male patient, reaches puberty, there is a strike or a spike of testosterone. So under the influence of this hormone, it activates the embryonic tissue to form an angiofibroma. That is hematomatous nidus of vascular tissue in the nasopharynx during the embryonic development. Male sex hormone appears and the nidus is activated to form an angiofibroma. इसको हम सवाल में अगर हम उर्दू में समझें तो इसका ये मतलब है कि जब फीटस डेवलप हो रहा होता है तो वैस्कुलर टिश्यू भी होता है, फाइब्रस टिश्यू भी होता है, हर टाइप का टिश्यू होता है. फिर क्या होता है, ये सारे टिश्यू डिफ्रेंशिएट करके डिफरेंट सिस्टम्स, ऑर्गन, सब कुछ बना देते हैं और एक ह्यूमन बॉडी बन जाती है. अगर एबनॉर्मली ऐसे हो कि थोड़ा सा वैस्कुलर और फाइब्रस टिश्यू मिलके रह जाए नेजोफेरिंक्स में, मतलब नॉर्मली नहीं होगा लेकिन अगर कभी ये रह जाए तो फिर क्या होगा कि जब वो बंदा बड़ा होगा और अगर वो मेल हो तो प्यूबर्टी पे जाके टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा. टेस्टोस्टेरोन की एक स्पाइक आएगी जो नॉर्मली आती है टू फॉर्म द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है, तो जब वो हार्मोन बहुत ज़्यादा आएगा तो वो इस वैस्कुलर टिश्यू को एक्टिवेट कर देगा और वो बना देगा एंजियोफाइब्रोमा. अब होगा क्या कि उसमें क्या होगा, वेसल्स की ग्रोथ शुरू हो जाएगी. तो जिधर भी वेसल्स की ग्रोथ शुरू होगी तो उसमें ब्लड भी आएगा. तो यानी कि नोज से रिलेटेड है ये ट्यूमर, वेसल्स की फॉर्मेशन हो रही है, ब्लड आ रहा है ये टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट और मेल्स में आ रहा है ड्यूरिंग द सेकेंड डेकेड ऑफ लाइफ. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एमसीक्यूज एंड एससीक्यूज. अभी आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कि क्यों. इसकी साइट ऑफ ओरिजिन एंड ग्रोथ में पहले कहते थे इट इज प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ नेजोफेरिंक्स. अब रूफ ऑफ नेजोफेरिंक्स क्या चीज़ बना रही होती है, बेस ऑफ द स्कल, तो या फिर इंटीरियर वॉल ऑफ द स्फीनोइड. लेकिन जो न्यू थ्योरीज हैं उसके मुताबिक इट इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी क्लोज टू द सुपीरियर मार्जिन ऑफ द स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन. ऑलराइट जी, ये एक डायग्राम है नेजोफेरिंजियल फाइब्रोमा की. ये हमें नज़र ऐसे आ रहे हैं. आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं और फिर हम वापस आएंगे इस डायग्राम की तरफ. ठीक है, अगर हम इसकी पैथोलॉजी डिस्कस करें तो हमने कहा कि एंजियोफाइब्रोमा एज द नेम सजेस्ट इट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ वैस्कुलर एंड द फाइब्रस टिश्यू, यानी इसमें दोनों कंपोनेंट्स होंगे. ठीक है, अब होगा क्या, प्यूबर्टी आई, टेस्टोस्टेरोन की स्पाइक आई, उस टेस्टोस्टेरोन ने इसको एक्टिवेट किया तो वैस्कुलर टिश्यू से बन गई वेसल्स. अब ये वेसल्स विल नॉट बी नॉर्मल वेसल्स क्योंकि ये प्रोसीजर नॉर्मली नहीं हो रहा. दिस इज एन एबनॉर्मैलिटी. ठीक है, तो इस वेसल्स में एबनॉर्मैलिटी क्या होगी कि सिर्फ ये एंडोथीलियम लाइंड होंगी, इनमें ना इलास्टिक टिश्यू होगा ना मस्कुलर कोट होगा. अब जो नॉर्मल हमारे पास आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स और वेन्स होती हैं उनमें इलास्टिक और मस्कुलर कोट प्रेजेंट होता है. ठीक है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, यानी कंस्ट्रक्ट करती हैं और डायलेट होती हैं. ठीक है,
जब इसमें ऐसे नहीं होगा कुछ तो क्या होगा कि वेसल से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि वेसल्स में ब्लड तो है लेकिन मस्कुलर कोट नहीं है, इलास्टिक कोट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, इसलिए ब्लीडिंग होगी और प्रोफ्यूज सिवियर लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लीड होगा। ठीक है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक है एंजियोफाइब्रोमा की, कि अगर आपके पास एक यंग मेल है सेकेंड डेकेड ऑफ लाइफ में, मतलब 20 ईयर्स, ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स, वो आपको प्रेजेंट करता है इमरजेंसी में विद सिवियर नोज ब्लीडिंग, और आपने उसकी पिंचिंग कर ली, उसके ऊपर पैकिंग कर ली, लेकिन वो नहीं रुक रही ब्लीडिंग, तो यू विल सस्पेक्ट एंजियोफाइब्रोमा। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि द ब्लीडिंग कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय एड्रीनालिन। ये नॉर्मली हम एड्रीनालिन पैक्स लगा देते हैं एपिस्टेक्सिस के पेशेंट्स में ताकि उनकी नोज ब्लीड रुक जाए, लेकिन इस पेशेंट में जब हम एड्रीनालिन लगाएंगे तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। इसकी वजह क्या है कि मस्कुलर कोट और इलास्टिक कोट प्रेजेंट ही नहीं है, तो बस वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होंगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एड्रीनालिन, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। दिस कैन बी एन इम्पॉर्टेंट MCQ कि अगर आपको सिर्फ ये दे दिया जाए कि young male presents in the emergency department with severe nose bleeding, adrenaline was applied but the bleeding did not stop. What is your diagnosis? Likely diagnosis. So we can suspect angiofibroma. All right. Then we will discuss the extensions of this tumor. Extension हम देखेंगे इसकी एक डायग्राम से। अब देखें, जो भी ट्यूमर हो या कोई भी चीज हो जिसके पास पोटेंशियल हो टू एक्सटेंड, वो हर डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगी। अब हमने कहा कि इट इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नोज और द रूफ ऑफ द नेसोफेरिंक्स। अब ये फॉर एग्जांपल एक ट्यूमर है, ठीक है, अब इसने एक्सटेंड करना है आगे पीछे ऊपर नीचे। अब आगे इसके क्या पड़ा हुआ है, नेजल कैविटी, सो इट विल एक्सटेंड इंटीरियरली इनटू द नेजल कैविटी। पीछे नीचे इसके क्या पड़ा हुआ है, नेजोफेरिंक्स, सो इट विल एक्सटेंड इनटू द नेजोफेरिंक्स। ऊपर क्या पड़ा हुआ है, क्रेनियल कैविटी, सो इट कैन एक्सटेंड इनटू द मिडिल क्रेनियल फोसा और द सेला टर्सिका। ठीक है, एरोड करके अंदर जा सकता है। फिर क्या, ये तो हमने कर लिया ऊपर नीचे सिंपल बातें, और बेसिकली ये थी कैविटीज, कि नेजल कैविटी एंड द नेजोफेरिंक्स। दूसरी ये किधर जा सकता है, जा सकता है साइनसेस में। आगे पड़े हुए हैं मैक्सिलरी साइनस, थोड़े से ऊपर जाके एथमॉइड साइनसेस पड़े हुए हैं, और बिल्कुल ऊपर पड़े हुए हैं स्फीनॉइड साइनसेस, सो इट कैन एरोड एंड एंटर इनटू द साइनसेस एज वेल। इसके अलावा ये कहाँ जा सकता है, फोसा में। अब टेरिको पैलेटाइन फोसा, टेरिको मैक्सिलरी फोसा, इंफ्राटेम्पोरल फोसा, ये सारे इसके नियर बाय विसिनिटी में फोसास पड़े हुए हैं, तो इट कैन एक्सटेंड इनटू दिस फोसा। ऑलराइट, एंड अब हमने एक चीज़ पढ़ते हैं कि जो भी नोज़ की इन्फेक्शन हो या जो भी नोज़ की चीज़ हो, हम उसको यूजुअली कह देते हैं कि इट कैन एक्सटेंड इनटू द आई, और आई की चीज़ों को हम कहते हैं इट कैन एक्सटेंड इनटू द नोज़। एक तो नेजल लैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग हो रही है, और वैसे भी ये दोनों बहुत करीब स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। इसी तरह ये एंजियोफाइब्रोमा भी इट कैन एक्सटेंड इनटू द ऑर्बिट, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल उसकी विसिनिटी में पड़ा है। तो ये हो गई इसकी एक्सटेंशंस। अब एक्सटेंशंस हमने याद कैसे रखी, कैविटीज, साइनसेस, फोसास एंड आई। ऑलराइट, और ये सारे नियर बाय एनाटमी, जो भी नॉर्मल एनाटमी है ऑफ द नेजोफेरिंग्स एंड द नोज। ठीक है, अब आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। ये एक्सटेंशंस लिखी हुई हैं, ये डिंगरा का की स्क्रीनशॉट है। इट कैन एक्सटेंड इनटू नेजल कैविटी, पैरानेजल साइनसेस, टेरिगोमैक्सिलरी फोसा, इंफ्राटेम्पोरल फोसा, ऑर्बिट्स एंड द क्रेनियल कैविटी। ठीक है, ये हमने याद कर लिया आराम से। अब आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। अब देखो, क्लिनिकल फीचर्स हमने अपनी इंट्रोडक्शन से ही निकाल लिए थे। पहला हमने कहा यंग मेल में होगा, यंग में होगा, मेल में होगा ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ, यानी नॉर्मली 10 to 20 ईयर्स, लेकिन रेयरली इट कैन बी प्रेजेंट इन ओल्डर पीपल और द फीमेल्स, बट इट इज़ नॉट कॉमन। ठीक है, अब इसकी जो स्ट्राइकिंग कॉमन प्रेजेंटेशन है ना, जिससे अमूमन लोग प्रेजेंट करेंगे आपके पास, वो है प्रोफ्यूज रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एपिस्टेक्सिस। वो कहेंगे हमें नोज ब्लीड है। ठीक है, जो भी सिनेरियो होगा उसमें नोज ब्लीड होगा, जो भी पेशेंट आएगा यूजुअली वो आपको प्रेजेंट करेगा विद द नोज ब्लीड, सो इट इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर। ठीक है,
ये दोनों चीज़ें तो हमने कर ली थी इसके इंट्रोडक्शन से कि मेल है, यंग इसलिए टेस्टोस्टेरॉन आ रहा है, वेसल वैस्कुलर टिश्यू उधर प्रोलिफरेट कर रहे हैं इसलिए वेसल्स बन रही हैं, तो एपिस्टेक्सिस हो रहा है। अब जो बाकी फीचर्स हैं वो इसके एक्सटेंशन से हैं कि जब वो आगे को एक्सटेंड करेगा इनटू द नेजल कैविटी, तो आप देखो कैविटी में उसको जगह दी कि तुम एक्सटेंड कर लो इधर कि, लेकिन उसका फंक्शन तो डिस्ट्रॉय हो गया कि नॉर्मल जो जहाँ वहाँ से एयर का फ्लो हो रहा है सब कुछ वो नहीं होगा, तो पेशेंट पे प्रेजेंट में होगा प्रोग्रेसिव नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इट विल नॉट बी एन एक्यूट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, इट विल बी अ प्रोग्रेसिव नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कि रोज बरोज जब जब वो ह्यूमर बढ़ता जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, एंड डी नेजल स्पीच कि जब रेजोनेंस और वो सारे काम नहीं हो रहा होगा तो स्पीच विल बी डी नेजल। ठीक है, and it is due to the extension into the post nasal space। अब क्या होगा, अब ठीक है ये हो गया क्लिनिकल फीचर इसकी एक एक्सटेंशन इंटीरियर एक्सटेंशन से। अगर हम उसकी पिछली एक्सटेंशन देखेंगे जब वो नेजोफेरिंग्स में जा रहे हैं, अब नेजोफेरिंग्स की एनाटमी जब भी हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग। तो जब ये मास एक्सटेंड करेगा लेटरली एंड पोस्टीरियरली इनटू द नेजोफेरिंग, तो ये यूस्टेशियन ट्यूब की जो ओपनिंग है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। उससे क्या होगा, वो टाइटस मीडिया विद इफ्यूजन, यानी कि जो मिडल ईयर की ट्यूब है, ड्रेनिंग ट्यूब है, उसकी ब्लॉकेज हो गई तो उसकी सिक्रीशंस अंदर कलेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो हो जाएगा टाइटस मीडिया विद डिफ्यूजन, लेकिन इसमें कोई इन्फेक्शन इन्वॉल्व नहीं है एट द अर्ली स्टेजेस, इसलिए इट इज नॉट विद सेपरेशन, इट इज ओनली ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन। अब इस ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन से क्या होगा, उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। ठीक है, इट इज नॉट अ डायरेक्ट मतलब directly angiofibroma is not causing conductive hearing loss, it is causing it because of the otitis media with diffusion। ठीक है जी, और जब वो ट्यूमर मास नेजोफेरिंग्स में है तो ये हम इसको देख सकते हैं कि तो ट्यूमर विल बी सिसाइल, लॉब्यूलेटेड और स्मूथ। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है इसका कलर, पिंक और पर्पलेशन कलर, ये इसको डिफ्रेंशिएट करता है विद द नेजल पोलिप्स, वो वाइटिश ग्रेइश से कलर के होते हैं। ठीक है, तो द कंसिस्टेंसी इज फर्म बट डिजिटल पैल्पेशन शुड नेवर बी डन। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि व्हेनेवर यू टच एन एंजियोफाइब्रोमा, उसमें इतनी फ्रेजाइल वेसल्स होती हैं कि अगर आप उसको टच करेंगे तो उधर ही ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, और फिर उस ब्लीडिंग को रोकना बहुत मुश्किल है, हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि व्हेन वी विजुअलाइज इट विल बी पिंकिश और पर्पलिश इन कलर, दिस डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम नेजल पॉलिप्स, और नेजल पॉलिप को जब आप टच करेंगे तो उसमें ब्लीड नहीं करेगा। ठीक है जी, और इसे बाकी जो फीचर्स हैं वो बाकी एक्सटेंशन से आएंगे कि अगर वो चीक को एक्सटेंड करे तो चीक की स्पेलिंग होगी, अगर वो ऑर्बिट में एक्सटेंड करे तो प्रोप्टोसिस होगा, और अगर वो फोसा इंटरटेम्पोरल फोसा में या क्रेनियल नर्व्स को इन्वॉल्व करा है, अगर वो क्रेनियल कैविटी में जा रहे हैं। ठीक है, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए, यानी कि एज, सेक्स, एपिस्टेक्सिस क्योंकि उसमें वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन क्योंकि वो नोज में एक्सटेंड कर रहा है, ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन एंड सब्सिक्वेंटली कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्योंकि वो नेजोफेरिंग्स में एक्सटेंड कर रहा है, और मास इन द नेजोफेरिंग। अब ये मास जो हमने ऊपर देखी थी डायग्राम में कि देखिए ये रेड पर्पलिश सा मास है जो हमें विजुअलाइज हो रहा है। अब इसने इस पिक्चर में ये मास एक्सटेंड किया हुआ इनटू द नेजल कैविटी, इसलिए हमें ये इंटीरियरली, जब हम इंटीरियर एंडोस्कोपी और इंटीरियरली विजुअलाइज करेंगे तो भी नजर आ रहा है। अगर नेजोफेरिंग्स में है तो जब फिर हम उसका पोस्टीरियर राइनोस्कोपी करेंगे तो तब नजर आ सकता है अगर वो बहुत बड़ा हो। ठीक है जी, अब इसका डायग्नोसिस कैसे करना है? इसका डायग्नोसिस इज बेसिकली क्लिनिकल पिक्चर, मेल पेशेंट है, यंग है, 10 to 20 ईयर्स, नोज ब्लीड है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है, एड्रेनालिन वगैरह से उस पर फर्क नहीं पड़ा, रिकरेंट है, स्पॉन्टेनियस है ब्लीड, और क्या हमने पढ़ा कि उसमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, और हमने उसको विजुअलाइज किया ऑन एग्जामिनेशन, वी फाइंड इट एज अ पर्पलिश कलर्ड मास, और अगर उसको गलती से टच हो गया तो उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो गई। सो डायग्नोसिस इज बेसिकली ऑन द क्लिनिकल पिक्चर। अब डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है, लेकिन इसकी हमने बायोप्सी नहीं भेजनी। हर ट्यूमर की हम बायोप्सी भेजते हैं कि ताकि हमें उसकी ग्रेडिंग, उसकी सब कुछ पता चल जाए, स्टेजिंग ग्रेडिंग पता चल जाती है अपॉन बायोप्सी, लेकिन इसकी हमने बायोप्सी को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि हमने उसको टच किया, उसकी बायोप्सी ली तो उधर ही ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी।
क्योंकि बिकॉज देयर आर वेरी फ्रेजाइल वेसल्स प्रेजेंट इनसाइड इट। ठीक है, अब है कि अगर बायोप्सी बहुत ज़रूरी है, अब बायोप्सी क्यों ज़रूरी है कि अगर आप सस्पेक्ट करें कि ये इसी जगह का कोई और ट्यूमर है, या फिर अगर आपने उसको रिमूव करना है तो उसकी एक्सटेंट देखनी है, तो आपने उसको अगर वेरी नेसेसरी, सो यू हैव टू गो अंडर जीए, और साथ ब्लीडिंग कंट्रोल के पूरे अरेंजमेंट्स होने चाहिए पास, कि ब्लड आपने उसका स्टोर रखा हुआ हो अपने पास, ताकि अगर ब्लीडिंग हो तो फ़ौरन से आप पेशेंट को ब्लड लगा के उस, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना। ठीक है जी, अब आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस पे। अब जो इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, दैट इज द सीटी स्कैन। दिस इज मिस्टेकनली लेटेंट ट्रीटमेंट, इट विल बी इन्वेस्टिगेशन। इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से हमें क्या पता चलता है? हमें हार्ट टिश्यू का पता चलता है। तो हमें पता चलेगा कि इस ट्यूमर ने कोई बोन इरोड की है, किसी बोन की डिस्प्लेसमेंट की है, या किसी बोन को डिस्ट्रॉय तो नहीं किया। ठीक है, सो इससे it will tell us about the extent of the tumor and bony destruction or displacement, and it is the investigation of choice. अब सीटी स्कैन पे हमें नज़र क्या आता है? एक इम्पोर्टेंट साइन है द एंट्रल साइन और द हॉलमैन मिलर साइन। अब इसको पहले समझते हैं कि जब भी कोई बॉडी में हार्ट टिश्यू प्रेजेंट हो, उसको यानी कि कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो और उस पर कोई चीज़ प्रेशर लगा रही हो, तो वो फ़ौरन से टूटती नहीं है। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि मतलब आप वैसे भी देख लो कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बेड है और एक खाली कमरा है, तो आपने अगर बेड पे प्रेशर लगाया तो बेड टूटेगा नहीं, लेकिन खाली कमरे में जाओ तो वो आराम से चीज़ उधर स्प्रेड कर जाएगी। इसी तरह जब ये ट्यूमर एंजियोफाइब्रोमा एक्सटेंड कर रहे हैं इनटू द कैविटीज़, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये किसी बोन पे प्रेशर लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल नेजोफेरिंग्स में प्रेजेंट है, इंटीरियरली प्रेशर लगा रहे हैं, तो इंटीरियरली क्या चीज़ पड़ी है? मैग्जिला। ठीक है, और उस मैग्जिला के अंदर क्या है? मैग्जिलरी साइनस। तो जब वो मैग्जिला को पोस्टीरियरली पुश कर रहा है, मतलब ट्यूमर आगे को जा रहा है लेकिन मैग्जिला की तो पोस्टीरियर साइड है ना, जब उसको पोस्टीरियरली पुश करेगा तो ये बोन आहिस्ता आहिस्ता आगे को मूव होती जाएगी। मूव होने से मुराद कि उसकी बोइंग होती जाएगी, तो उसको एकोमोडेट करने के लिए आगे जाएगी। ये चीज़ हमें नज़र आती है सीटी स्कैन पे। इसको हम कहेंगे इंटीरियर बोइंग ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मैग्जिलरी साइनस। इसकी पिक्चर देखो कि ये है एक नॉर्मल मैग्जिलरी साइनस राइट साइड में, ये है इसकी पोस्टीरियर वॉल, और ये इसके पीछे बाकी स्ट्रक्चर्स पड़े हैं। अब इस साइड के मैग्जिलरी साइनस को देखो, ये इतना छोटा हो गया है और इसकी पोस्टीरियर वॉल यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये पीछे एंजियोफाइब्रोमा पड़े, ये ग्रो करता जा रहा है और प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, जो रेड एरो से नज़र आ रहा है, तो इसने उसकी पोस्टीरियर वॉल को इंटीरियरली बो करा दिया, मतलब उसको झुका दिया, उसके आगे उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज द हॉलमैन मिलर साइन और द एंट्रल साइन। ठीक है, इट कैन बी एन एमसीक्यू और अ वाइवा क्वेश्चन। साथ दूसरी इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं एमआरआई। एमआरआई से हमें पता चलेगा सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंशंस, कि उस ट्यूमर ने सॉफ्ट टिश्यू कौन कौन से को एरोड किया हुआ है, ताकि हमें पता चले कि जब हम सर्जरी के लिए उसको खोलें तो हमें आगे से क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, थर्ड इन्वेस्टिगेशन इज द कैरोटिड एंजियोग्राफी। कैरोटिड एंजियोग्राफी, अब देखो एंजियो मीन्स वेसल्स, ग्राफी का मतलब होता है कि टू विजुअलाइज समथिंग, या उसको एक ग्राफ एक रिटन तरह हमें नजर आ जाए। अब कैरोटिड है कि यानी हम कैरोटिड सिस्टम की वेसल्स को विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, अब देखो एक ट्यूमर पड़ा हुआ है नेजोफेरिंग्स में, इसको यहाँ ब्लड सप्लाई आएगी इंटरनल कैरोटिड से, यहाँ आएगी एक्सटर्नल कैरोटिड से। ठीक है, तो कैरोटिड एंजियोग्राफी से हम देखेंगे कि इसकी वैस्कुलैरिटी कितनी है और किधर किधर से आ रही है, और इसकी फीडिंग वेसल्स कौन कौन सी हैं, कि कौन कौन सी वेसल्स उसको सप्लाई कर रही है। अब जब हमें ये चीज़ पता चल गई तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि जब हमने सर्जरी करनी है तो हमने इसकी फीडिंग वेसल्स को रोक देना, अगर रोकना पॉसिबल है। ठीक है, हम उसकी कर देंगे एम्बोलाइजेशन ऑफ द वेसल्स। अब एम्बोलाइजेशन ऑफ द वेसल्स का क्या मतलब है, कि आपने नॉर्मली एम्बोलाइज का मतलब होता है ना कि कोई भी चीज़ आके उस वेसल को रोक देती है। ठीक है, तो एम्बोलाइजेशन ऑफ वेसल्स में हम क्या करते हैं कि फिजिकली या केमिकली उस वेसल्स को उधर से उसकी ऑब्स्ट्रक्शन कर देंगे। लेकिन अब ये किस वेसल की करेंगे? सिर्फ एक्सटर्नल कैरोटिड की कर सकते हैं, इंटरनल कैरोटिड की क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इट हैज़ नो ब्रांचेस इन द नेक एंड इट सप्लाइज द ब्रेन। तो अगर आपने इंटरनल कैरोटिड को एम्बोलाइज कर दिया
फॉर एन ऑपरेशन ऑफ एन एंजियोफाइब्रोमा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, पेशेंट की ब्रेन डेथ से डेथ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ओनली द इंटरनल एक्सटर्नल कैरोटिड विल बी एम्बोलाइज्ड। अब जी एम्बोलाइजेशन में भी क्या है कि ये नहीं करना कि एम्बोलाइज करा दी वेसल्स, कैरोटिड एंजियोग्राफी कराई, उधर देखा और साथ ही एम्बोलाइजेशन करा दी वेसल्स की, और फिर पेशेंट को कह दिया कि अब आप घर चले जाएं, अब 2 हफ्ते बाद आ जाना, आपको ऑपरेशन कर देंगे। ऐसे नहीं हो सकता। विद इन 24 to 48 आवर्स उसकी सर्जरी करनी लाजमी है। क्यों? कि जब 48 आवर्स से ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा, वो कॉन्ट्रालेटरल वेसल से अपनी ब्लड सप्लाई इस्टेब्लिश करा लेगा। मतलब अगर उसको एक्सटर्नल कैरोटिड से सप्लाई आ रही थी, आपने 48 आवर्स में सर्जरी नहीं की, एक टेंटेटिव टाइम है लेकिन 48 आवर्स में सर्जरी नहीं की, तो फॉर एग्जांपल वो एक करीबी वो इंटरनल कैरोटिड की वेसल जा रही है तो वो उससे अपनी ब्लड सप्लाई लेना शुरू कर देगा। इसलिए विद इन 24 to 48 आवर्स आपने सर्जरी करनी है, वरना इट कैन एस्टैब्लिश इट्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम द कॉन्ट्रालेटरल वेसल्स। साथ इन्वेस्टिगेशंस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, वो सारी कुछ करा लेना है, क्योंकि ब्लड आपने रखना है सर्जरी के साथ कि अगर दाना हास्ता प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है तो आप फ़ौरन से उसको ट्रांसफ्यूज कर दें पेशेंट को, ठीक है। दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है सर्जरी, मतलब यू हैव टू रिमूव द एंजियोफाइब्रोमा, ठीक है। अब सर्जरी में डिफरेंट अप्रोचेज हैं, उसको हम आगे कर डिस्कस करते हैं। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं ट्रीटमेंट का। सर्जरी तो हो गई कि आपने उसको रिमूव कर देना है। दूसरी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? बिकॉज इट इज़ अ ट्यूमर तो आप रेडियोथेरेपी कर लें, लेकिन रेडियोथेरेपी इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। इट इज़ कंसिडर्ड व्हेन द ट्यूमर इज़ रिकरेंट, कि वो मान ही नहीं रहा, वो सर्जरी आपने की वो दोबारा से हो गया, फिर सर्जरी की और फिर वो दोबारा से हो गया, तो फिर पेशेंट मतलब ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी इतना कुछ इतनी सर्जरी सस्टेन नहीं करती, तो फिर हम रेडियोथेरेपी की तरफ जा सकते हैं इफ़ इट इज़ अ रिकरेंट ट्यूमर, या अगर उसकी इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशंस हो गई हैं कि न्यूरो की सर्जरी करना बहुत मुश्किल काम है, तो बजाय इसके कि आप पूरी क्रेनियल कैविटी खोलें, यू कैन गो फॉर द रेडियोथेरेपी। पहले हार्मोनल थेरेपी भी कराते थे कि टेस्टोस्टेरोन को इनहिबिट करा दें, उसकी प्रोडक्शन को कम करा दें ताकि उसका एक्शन कम हो तो प्रोग्नोसिस अच्छा हो जाए, लेकिन ये पुनः पहले करते थे। इट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट। हार्मोनल थेरेपी इंक्लूड्स डाइथाइलस्टिल्वेस्ट्रोल एंड द फ्लूटामाइड. Chemotherapy can be done, but if the tumor is very aggressive and recurrent, so we use the doxorubicin, vincristine, and dacarbazine. Alright, ji. This is an overview. So the treatment of choice is surgery, radiotherapy for recurrent tumors or the intracranial extensions, hormonal therapy is the treatment of the past, and chemotherapy very aggressive or recurrent tumors. Now in surgery we have different approaches. The first approach is the transpalatine approach. That is, you have to approach the nasal area, so you go via the hard palate. ठीक है, कि नाम से सजेस्ट नाम से पता चल रहा है कि ट्रांसपैलेटाइन, थ्रू द पैलेट. विच पैलेट? द हार्ड पैलेट. दिस इज एन इमेज ऑफ द ट्रांसपैलेटाइन अप्रोच. यू कट द हार्ड पैलेट, ये अपर टीथ है और ये हार्ड पैलेट से कट करके यू गो टू द नोज, ठीक है जी. द सेकेंड इज ट्रांसपैलेटाइन और द सब लेबियल अप्रोच. इसको मिला के अगर हम करें तो दैट इज कॉल्ड एज द सरदानाज अप्रोच. अब सब लेबियल क्या होता है कि ये जब आप अपर लिप उठाते हैं तो जिंजाइवो लेबियल जो ये सल्कस सा बन रहा होता है, इसमें से भी इंसाइजन दे देते हैं और साथ हार्ड पैलेट को भी इंसाइज करते हैं टू गो इनटू द नेजल कैविटी. नाउ दीज पिक्चर्स आर जस्ट टू अंडरस्टैंड द अप्रोचेस. हम ये ज़रूरी नहीं है कि सारी एंजियोफाइब्रोमा की, ठीक है. थर्ड अप्रोच कैन बी द लेटरल राइनोटमी विद मीडियल मैक्सिलेक्टमी. अब इसके नाम से पता चल रहा है कि लेटरल राइनोटमी यानी नोज के लेटरली और मैक्सिला के मीडियली. इसमें हम इंसिजन देते हैं along the lateral border of the nose, जैसे इस पिक्चर में along the lateral border of the nose, और ये मीडियल पार्ट ऑफ द मैक्सिला आ जाते हैं. इसमें से अगर इंसाइज करें तब भी नेजल कैविटी में आप पहुंच जाते हैं, तो यू कैन रिमूव द एंजियोफाइब्रोमा. द फोर्थ अप्रोच इज द एंडोस्कोपिक रिमूवल. ये सिंपल है कि आप अगर इंटीरियरली ही नेजल कैविटी से जाएं एंडोस्कोप लेके तो उससे रिमूव करते हैं. फिफ्थ इज द ट्रांस मैक्सिलरी अप्रोच. अब ये नाम बता रहे हैं कि ट्रांस मैक्सिलरी यानी मैक्सिला के थ्रू. इसको लीफोर्ड 1 अप्रोच भी कहते हैं. दिस इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द लीफोर्ड फ्रैक्चर्स ऑफ द नोज, वो एक अलग चीज़ है. ये ट्रांस मैक्सिलरी सर्जिकल अप्रोच है.
This is also called as the Leafort one. अब इसकी इमेज देखें, so this is the maxilla. अगर उसके इंटीरियर वॉल से आप अंदर जा रहे हैं तो भी आप उसको नेजल कैविटी और नेजोफेरिंक्स को अप्रोच कर सकते हैं. The next approach is the maxillary swing. स्विंग का मतलब होता है जो आगे पीछे मूव करे, यानी आपने पूरे मैक्सिला का स्विंग बना दिया, पूरे मैक्सिला को रिमूव कर दिया. अब देखो मैक्सिला मेजर पार्ट ऑफ द फेस बना रही है, तो इसलिए इसको फेशियल ट्रांसलोकेशन अप्रोच भी कह रहे हैं या वेज ऑपरेशन. ठीक है, इसकी डायग्राम भी देख लेते हैं. ये देखो आपने पूरे मैक्सिला को इंसाइज किया और इस पूरे मैक्सिला को आगे पीछे मूव कर लिया. ठीक है, दिस इज द मैक्सिलरी स्विंग. एंड दिस इज द इंफ्राटेम्पोरल अप्रोच कि आपने इंफ्राटेम्पोरल फोसा के थ्रू चले गए, अगर वो इंफ्राटेम्पोरल फोसा तक एक्सटेंड करे. अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी अप्रोच हमने कब करनी है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूमर, कि जब आपने सीटी स्कैन और एमआरआई कराया तो आपने देख लिया कि वो ट्यूमर किधर तक एक्सटेंड करे, तो उस हिसाब से सर्जन विल select the approach. ठीक है, this covers our topic of the angiofibroma or the juvenile nasopharyngeal angiofibroma. To conclude, अगर हम इसका देखें कि इसके सिनेरियो कैसे बन सकता है, तो it will be a young male aged 10 to 20 years presents in the emergency with complaints of profuse bleeding. Upon examination, there a mass was seen in the nasal cavity or the nasopharynx which was pink or purplish in color. हाँ, ये बेसिकली एक इसका सिनेरियो बन सकता है. इसमें से कुछ भी आए तो इट विल बी द एंजियोफाइब्रोमा, द नेसोफेरिंजियल फाइब्रोमा. आई होप दिस topic is clear. If you have any questions, you can ask in the comment box. Thank you so much.